नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर पहली बातचीत। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, न करता है और न करेगा। प्रधानमंत्री मोदी का G7 के वैश्विक मंच से संदेश, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए ना हो कोई जगह। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को दुनिया के सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के सफल दौरे के बाद क्रोएशिया की यात्रा पर। प्रधानमंत्री प्लैंकोविच के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। क्रोएशिया के राष्ट्रपति से भी होगी मुलाकात। आंध्र प्रदेश में मारेडपल्ली के जंगल में नक्सली मुठभेड़। नक्सली लीडर चलपति और अरुणा समेत सेंट्रल कमेटी के 3 कमांडर सदस्य ढेर। और ईरान इजराइल में संघर्ष तेज। खामेनेई का इजराइल के साथ सुलह से इनकार। इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा। भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। और आइए सभी समाचारों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बातचीत हुई है। इस बात की जानकारी आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति कनाडा में G7 समिट से जल्दी निकल गए थे, इसलिए दोनों नेताओं की मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के आग्रह पर उनकी पीएम मोदी से फोन पर बातचीत हुई। विदेश सचिव ने क्या कुछ और इस बातचीत के बारे में बताया है, आइए एक नजर डालते हैं। तो पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई है और ये बातचीत लगभग 35 मिनट तक चली है। फ़ोन पर ये बातचीत हुई जो लगभग 35 मिनट तक चली। विदेश सचिव ने ये जानकारी दी है। पहलगाम हमले पर ट्रंप ने शोक संवेदना जताई थी। आपको बताएं कि किस तरह से पहलगाम आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद अमेरिका की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त की गई थी। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बातचीत की है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपना दृढ़ संकल्प दुनिया को बताया। ये बात स्पष्ट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से। उन्होंने बताया कि 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान और पीओके में सिर्फ किस तरह से आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की गई। भारत की जवाबी कार्रवाई बहुत सटीक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी फ़ोन पर हुई बातचीत में ये साफ किया, भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। ये बात भी उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर हुई बातचीत में कही। 9 मई की रात को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी को फ़ोन किया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद फ़ोन आया था। जेडी वेंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। पीएम मोदी ने वेंस से कहा था, भारत पाकिस्तान को और भी बड़ा जवाब देगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति की फ़ोन पर बातचीत हुई है। 9 और 10 मई की रात भारत ने पाकिस्तान को करारा सशक्त जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री एयरबेस को नुकसान पहुंचाया था। ये वो आतंकी ठिकाने थे और एयरबेस थे जो मिलिट्री के, उन्हें नेस्तनाबूद किया गया था। भारत की सैन्य कार्रवाई के तहत पाकिस्तान ने भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह किया था। कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील जैसी बात नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो फ़ोन पर बात की है उस दौरान उन्होंने ये प्रमुख बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता पर बात नहीं हुई। दोनों सेनाओं के बीच स्थापित मौजूदा चैनलों के तहत ही बात हुई थी, यानी सीधी बात हुई थी, किसी तरह की कोई मध्यस्थता नहीं। भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, ना भारत स्वीकार करता है और ना ही कभी आगे करेगा। भारत के साथ आतंकवाद की लड़ाई में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ का वादा।
राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये भरोसा दिलाया, वादा किया कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भी भारत के साथ है। ट्रंप ने पीएम मोदी को कनाडा से लौटते हुए अमेरिका आने का न्योता भी दिया। हालांकि पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण पीएम ने अमेरिका जाने में असमर्थता जताई और दोनों नेताओं ने तय किया कि वो निकट भविष्य में मिलने की कोशिश जरूर करेंगे। ट्रंप के आग्रह पर ये फ़ोन पर बातचीत हुई है। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वो कौन कौन से बयान दिए हैं जिसमें पीएम मोदी के साथ ट्रंप की बातचीत की जानकारी दी गई है। विदेश सचिव ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से फ़ोन पर बात कर संवेदना जताई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन भी जताया। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आगे कहा कि 6-7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान और पीओके में सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत की जवाबी कार्रवाई बहुत सटीक थी। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से साफ कहा कि इस पूरी घटना के दौरान भारत ने ना कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, ना करता है और ना ही कभी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। वहीं विक्रम मिस्री ने कहा कि क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वो भारत आने के लिए उत्सुक हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं।
और इस पूरी खबर पर और भी ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बातचीत हुई है। बातचीत बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बड़ी बातें इन 35 मिनट में निकल करके सामने आई है। साफ तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। बिल्कुल संध्या, आप इसको न्यू इंडिया की न्यूज डिप्लोमेसी के तौर पर देख सकती हैं और एक तरह से आतंकवाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दो टूक पीएम मोदी की इस बातचीत में रही। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति को जो बातचीत हुई, इसको आप 5-7 अगर पॉइंट्स अगर कहें तो करीब 35 मिनट की लंबी बातचीत हुई। हम जानते हैं कि खास तौर से आतंकवाद को लेकर और पाकिस्तान का जो आज पोजीशन है आतंक को समर्थन देने वाले उसको लेकर बातचीत हुई। संध्या, सबसे मुख्य बिंदु है कि ये बातचीत राष्ट्रपति ट्रंप के अनुरोध पर हुई थी और इस बात का रिफ्लेक्शन है कि भारत आज कितनी महत्वपूर्ण भूमिका में है पूरी दुनिया में और अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं है, कूटनीतिक तौर पर भी पूरी दुनिया में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आतंकवाद को लेकर अगर बात की जाए तो बहुत सख्त संदेश पीएम मोदी ने पूरी बातचीत में दिया और सीधे तौर पर कहा कि अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर के रूप में नहीं, बिल्कुल एक वॉर युद्ध के तौर पर देखा जाएगा अगर आतंक की कोई कार्रवाई होती है। और उसको लेकर एक बहुत स्पष्ट बात पीएम मोदी ने कही। पाकिस्तान को एक सीधा अल्टीमेटम इस बातचीत के जरिए भी एक बार फिर से दिया गया कि अगर वो कोई कार्रवाई करता है तो उसका एक बड़ा जवाब दिया जाएगा। ये एक स्पष्ट संदेश दिया गया भारत की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी अगर कहे तो पूरी बातचीत का अगर पहलू है तो हम जानते हैं कि उसके बाद से राष्ट्रपति ट्रंप के जो कुछ बयान आए थे उसकी वजह से स्पष्टता बहुत लोगों को नहीं मिल रही थी कि क्यों है। उसको लेकर साफ तौर पर भारत ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से बातचीत में कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के जब भी भारत पाकिस्तान के बीच वो युद्ध जैसी स्थिति बनी थी उस दौरान कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड डील को लेकर या किसी भी तरह की मध्यस्थता को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। तो ये एक स्पष्ट बात भारत ने कही है और ये भी कहा गया कि जो भी एग्जिस्टिंग चैनल्स थी सिर्फ उसी चैनल के जरिए और पाकिस्तान के अनुरोध पर ये साफ कहा गया पीएम मोदी की तरफ से कि पाकिस्तान के अनुरोध पर फिर भारत की तरफ से वो कार्रवाई रोकी गई थी। पीएम मोदी ने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि भारत कभी भी इस मामले में न कभी कोई मध्यस्थता भारत ने कभी स्वीकार की थी और न ही कभी करेगा और इस विषय पर भारत में एक तरह से पूरी राजनीतिक एकजुटता है। तो बहुत स्पष्ट शब्दों में एकदम गो टू और पाकिस्तान को भी एक अल्टीमेटम आतंक के मुद्दे पर एक स्पष्ट एक निर्णायक राय भारत की तरफ से वैश्विक मंच पर और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ इस बातचीत। बिल्कुल सुधाकर, और इस बातचीत में हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से साफ तौर पर ये कहा कि आतंक को किसी तरह से स्वीकार नहीं किया जाएगा और यही वजह शायद ये निकल करके आती है कि उन्होंने अपनी बात में ये बात कही कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये जारी रहेगा, ये खत्म नहीं हुआ है और आतंक के खिलाफ भारत की जो रीति नीति है उसको लेकर के भारत दृढ़ संकल्पित है। बिल्कुल संध्या, और पीएम मोदी के ये जो शब्द थे कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वार नहीं युद्ध मानता है और ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो इस बात सोच को भी एक तरह से रेखांकित करते हैं कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को अब सीमित या प्रतीकात्मक रूप में नहीं देखेगा, प्रतीकात्मक कोई कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि वो कार्रवाई निर्णायक होगी, चाहे इसके लिए सीमा ही क्यों ना पार करनी पड़े, लेकिन वो निर्णायक कार्रवाई होगी। तो ये एक बिल्कुल स्पष्ट बात। तो दूसरी सीधी बात की भारत की तरफ से ये कार्रवाई जो है एक तरह से आत्मनिर्भर कार्रवाई है। ये भारत इन मामलों में किसी की मध्यस्थता पर न कभी निर्भर था न कभी निर्भर रहेगा। इस बात को भी साफ किया गया कि जब उपराष्ट्रपति वेंस ने पीएम मोदी को कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से धमकी दी जा रही है, तो पीएम मोदी ने साफ तौर पे कहा था कि अगर कोई हिमाकत
पाकिस्तान की तरफ से होती है तो उसका एक बड़ा जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा। और 9 मई की रात को ये बातचीत होती है। हमने देखा कि 9 मई की रात को ही भारत ने किस तरह की बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की और उसके तमाम सैन्य बेसिस को एक तरह से इनऑपरेबल बना दिया गया था। तो बहुत अहम बातचीत है और एक दो टूक आतंक के मसले पर, भारत की विदेश नीति के मसले पर भारत किसी की मध्यस्थता कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस मसले को लेकर बहुत एक कह सकते हैं कि इस बातचीत को न्यू इंडिया की न्यू डिप्लोमेसी के तौर पर आने वाले समय में देखा जाएगा। बिल्कुल सुधाकर, और साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत है और भारत में एक सशक्त नेतृत्व है जो साफ तौर पर कहता है कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, क्योंकि ये अब बदला हुआ भारत है, सक्षम भारत है, आत्मनिर्भर भारत है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक तरह से स्पष्टता राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत को लेकर आतंक के खिलाफ भारत की जो निर्णायक लड़ाई जो अभी जारी है, उस बातचीत को लेकर एक पाकिस्तान को एक बार फिर से एक कड़ा संदेश देने के मसले पर मध्यस्थता की जो अगर कोई चर्चा भी करता तो उसको स्पष्ट तौर पर खारिज करने की बात को लेकर, और एक तरह से इस बातचीत में जरूर हम जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की पहल पर हुआ था और आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई का एक तरह से उन्होंने इस बातचीत में समर्थन भी किया। संध्या कई अहम मसलों पर भी बातचीत हुई। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के भी सीमित था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी इस बातचीत में चर्चा हुई। जो मौजूदा इजराइल ईरान का तनाव चल रहा है उस मुद्दे की बात हो या रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो पूरी स्थिति है उस पर चर्चा हुई। इंडो पैसिफिक भारत प्रशांत क्षेत्र में जो क्वाड की भूमिका है उसको लेकर चर्चा है। उस पर दोनों ही पक्षों ने बताकर सकारात्मक उपयोग पर सहमति बनी। कैसे एक ब्रिज के तौर पर दोनों देश काम कर सकते हैं उसकी बात हुई। पीएम मोदी की कनाडा पीएम मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें कई तरह के संबंध सुधरते हुए नजर आए, कई बड़ी बातों पर सहमति बनती हुई नजर आई। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और संप्रभुता के सम्मान पर आधारित संबंधों को मजबूत करने पर प्रतिबद्धता जताई गई। और फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। खबर के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बताएं कि 3 देशों की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्रोएशिया की यात्रा पर हैं, जो ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। जाग्रेब से डीडी न्यूज के संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की ये खास रिपोर्ट देखिए। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी के बाद पीएम मोदी की क्रोएशिया यात्रा हो रही है। जाग्रेब में होने वाली बैठकें केवल पारंपरिक द्विपक्षीय वार्ताओं तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि ये एक साफ संकेत भी होंगी कि यूरोप में भारत के विस्तारित दृष्टिकोण में क्रोएशिया की क्या भूमिका है। भारत और यूरोपीय संघ जब एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब क्रोएशिया जैसे साझेदारों के साथ सहयोग रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान क्रोएशियाई प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेंकोविच के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी की राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच के साथ मुलाकात भी होनी है। पीएम मोदी के दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापार, नवाचार, रक्षा, पोर्ट व शिपिंग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वर्कफोर्स मोबिलिटी जैसे कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। 78 लाख के करीब जो क्रोएशियन कम्युनिटी है, बड़ी अपने आप को गौरव वाली और क्लोजली निट कम्युनिटी है। वो भारत के प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी के इस दौरे को लेकर बहुत उत्साहित है। क्रोएशिया यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य है, जो मौजूदा वक्त में बाकी यूरोपीय देशों के मुकाबले तेजी से विकास के रास्ते पर प्रगति कर रहा है। भारत के लिए क्रोएशिया के रिश्तों का रणनीतिक और सांस्कृतिक महत्व भी काफी है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को क्रोएशिया समर्थन करता है। पीएम मोदी की ये यात्रा जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद से मुकाबला और क्षेत्रीय स्थिरता जैसी साझा वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को और भी मजबूत करेगी। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत और क्रोएशिया के बीच जनसंपर्क और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर भी जोर रहेगा। प्रधानमंत्री जी इधर क्रोएशिया इतना छोटा जगह को आने तो यही बहुत बड़ा बात है एक। और पहले प्राइम मिनिस्टर है हमारा क्रोएशिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद विजिट करने वाले, तो वो तो बहुत बड़ी रकम है एक। दूसरा जो बायलैटरल्स है इंडिया का और क्रोएशिया का बीच में, सो अभी हमारा मोदी साहब का विजिट का बाद में टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर नो हाउ का एक्सचेंज होगा, ताकि दोनों देशों के जो किसान हैं उनकी आय में वृद्धि हो और वो नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकें। तो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा है, जो 1999 में एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत ये 5 साल का आगे कल्चरल एक्सचेंज सांस्कृतिक होगा। सर, आपने सांस्कृतिक संबंधों की बात की, बहुत गहरे रिश्ते रहे हैं। हम जानते हैं कि यहाँ की जो जागरेब यूनिवर्सिटी है उसमें भारतीय अध्ययन केंद्र भी हैं, तो किस तरह से भारत और क्रोएशिया के जो लोग हैं वो आपस में जुड़ते हैं। भारत का जो योग है, आयुर्वेद है, वो यहाँ बहुत पॉपुलर हो रहा है अगर बीते 1 दशक में देखें तो। अगर आयुर्वेद देखें तो लगभग 25 स्टूडियो हैं यहाँ पे आयुर्वेद के, और कई यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं जो आयुर्वेदिक खाना ही खिलाते हैं और वो बड़े हाई एंड माने जाते हैं यहाँ पे। योगा का अगर लें तो योग के इस वक्त करीबन 250 के करीब स्टूडियोज़ हैं और 10,000 से करीब क्रोएशियंस रोज़ योगा करते हैं। हमारा इंटरनेशनल डे योगा आ रहा है, उसमें बहुत सारे क्रोएशिया भर में कार्यक्रम होंगे। ये जो एक भारत के प्रति, भारत की संस्कृति के प्रति, भारत की प्रथाओं के प्रति क्रोएशियंस में एक आदर भाव है, वो उसकी काफ़ी हिस्ट्री है। माने 18वीं सदी में फिलिप वेस्दिन जो क्रोएशिया के थे कार्मेलाइट मिशनरी, उन्होंने प्रकाशित की पहली संस्कृत ग्रामर, और उसका बेस आगे बना, वो बेस साबित हुई इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। संस्कृत से कैसे यूरोपियन भाषाओं का मेल है उसको लेके, तो बहुत लोग यहाँ से पिछले कई डेकेड्स में भारत गए हैं। ऋषिकेश, वाराणसी, वो हिंदू धर्म की वहाँ पे जो प्रथाएं चलती हैं वो देखते हैं, उनसे आकर्षित होते हैं और यहाँ पे उसको बताते हैं लोगों को। तो एक जेन्युइन लव एंड अफेक्शन एंड पैशन भारतीय संस्कृति के प्रति यहाँ के लोगों में है और बहुत आदर करते हैं इस चीज़ का। बिल्कुल सर, संस्कृति से हम व्यापार की तरफ अब चलेंगे। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस साल के अंत तक होना है EU के साथ। अब ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं क्रोएशिया के दौरे पर, तो उस लिहाज से आप इस दौरे को कितना महत्वपूर्ण देखते हैं? भारत अब चौथी विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है और बहुत जल्द हम तीसरी होने वाले हैं। तो ये तभी संभव है जब हमारा जो निर्यात है वो बढ़े, हमारे प्रोडक्ट्स को एडिशनल मार्केट्स मिले। उसी लाइन में हमारा EU के साथ FTA की बात चल रही है। क्रोएशिया EU का मेंबर है 2013 से। 2023 में ये यूरोजोन और शेंगन में भी आ गया। तो मैं समझता हूँ कि इस दौरे से जो दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच, दोनों देशों के बीच घनिष्ठता आएगी, तो उससे हमें EU में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर मिलेगा, जो हमें इस FTA की जो नेगोशिएशंस होंगी उसमें भारत को अपना पक्ष और हमारे हक में जो नेगोशिएशंस हों उस तरफ हमें ये FTA को ले जाने में बहुत मदद मिलेगी। DD न्यूज़ से बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्रोएशिया दौरे पर हम बातचीत कर रहे थे क्रोएशिया में भारत के एम्बेसडर अरुण गोयल जी से, जिन्होंने इस दौरे के जो महत्व है, जो रणनीतिक महत्व है और आर्थिक महत्व है और भारत और क्रोएशिया के संबंध जो भविष्य में और प्रगाढ़ होने वाले हैं, उस विषय में बातचीत की। और बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। जी हां, जहां के सुकमा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर ग्रेहाउंड्स फोर्स को एक बड़ी सफलता मिली है। यहां ग्रेहाउंड्स के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस ऑपरेशन में आपको बता दें कि नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर सहित 3 बड़े नक्सली कमांडर मारे गए हैं। जानकारी के मुताबिक नक्सली लीडर चलपति और अरुणा एनकाउंटर में मारे गए। इस ऑपरेशन को आंध्र प्रदेश की विशेष फोर्स ग्रेहाउंड्स ने अंजाम दिया। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। ऑपरेशन अब भी जारी है। वहीं सुरक्षा बल इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ये मुठभेड़ नक्सली नेटवर्क के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इसमें संगठन के शीर्ष स्तर के कमांडर ढेर हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में थाना मंचनपुर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने बड़ी गिरफ्तारी की है। पुलिस और एसटीएफ टीम ने पेपर लीक करने वाले गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। एएसपी राजेश कुमार सिंह ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 18 आरोपियों को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इस आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के लिए एडीजी प्रयागराज जोन ने 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी घोषित किया था। आज थाना मंजनपुर में एसटीएफ के सहयोग से एक गैंगस्टर 1 लाख का इनामिया आयुष पांडे, जो मऊ का रहने वाला है, गिरफ्तार किया गया है। ये इससे पहले जो है मंजनपुर में 236/24 एक मुकदमा गैंगस्टर का दर्ज हुआ था, जिसमें बहुत दिन से वांछित चल रहा था, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमों का गठन किया गया था। टीमें इसे गिरफ्तार करने हेतु लगी हुई थी। पूरा इसका ये है कि ये अपने गैंग के साथ मिलकर के प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र आउट कराता था और महंगे दामों पर परीक्षार्थियों को बेचता था, परीक्षा की शुचिता को भंग करता था, जिसको लेकर के थाना मंजनपुर में मुकदमा दर्ज हुआ था और गैंगस्टर भी बनाया गया था। और 18 जून यानी कि आज गोवा क्रांति दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा की मुक्ति का बिगुल फूंका था। इस अवसर पर पणजी में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोवा सरकार के गृह विभाग की ओर से आयोजित गोवा क्रांति दिवस समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत शामिल हुए। भारतीय नौसेना का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट युद्धपोत अर्नाला आज नौसेना में शामिल किया जाएगा। ये कमिश्निंग समारोह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में होगा। अर्नाला उस 16 युद्धपोतों की श्रृंखला का पहला पोत है जो पूरी तरह स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किए गए हैं। ये युद्धपोत भारतीय नौसेना की तटीय रक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अर्नाला को 8 मई 2025 को नौसेना को सौंपा गया था और अब इसे आधिकारिक रूप से नौसेना का हिस्सा बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के वसई तट के पास स्थित ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर रखा गया है, जो भारत की समुद्री रक्षा परंपरा और साहस का प्रतीक है। ये परियोजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई थी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और पूर्व सेना प्रमुखों के बीच बातचीत के लिए चिफ चिंतन का आयोजन नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय सेना के भविष्य को आकार देने के लिए पूर्व सेना प्रमुखों के विशाल अनुभव और रणनीतिक अंतर्दृष्टि का लाभ उठाना है। इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तृत जानकारी देना था, जिसमें संयुक्त संचालन और रणनीतिक प्रभाव पर जोर दिया गया। पूर्व सेना प्रमुखों ने चल रही क्षमता वृद्धि और संगठनात्मक सुधारों में योगदान देते हुए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और सिफारिशें साझा की। इस कार्यक्रम ने भारतीय सेना को भविष्य के लिए तैयार रखने के लिए वर्तमान और पूर्व नेताओं की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। तो आपको बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक कार्यक्रम चीफ चिंतन आयोजित किया गया, जिसमें सेना प्रमुख,
शामिल थे और पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे, जिनके अनुभवों का लाभ लेने का पूरा प्रयास किया गया। और आपको बता दें कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के सफलतापूर्वक पूरे होने पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। वैज्ञानिक जो प्रयोग, जो रिसर्च कर रहे हैं लैब में, वो रियल टाइम में कैसे लैंड तक पहुंचे, किसानों तक पहुंचे, और उनके इन शब्दों को हमने पूरी तरह से आत्मसात किया, प्रेरणा माना, और हमने एक तो शुरू किया आधुनिक कृषि चौपाल, जो डीडी किसान पर आता है हर शनिवार, हर महीने के दूसरे शनिवार को, जिसमें किसान और वैज्ञानिकों की आपस में चर्चा होती है। किसान सवाल पूछते हैं, वैज्ञानिक जवाब देते हैं, शोध और रिसर्च के बारे में बताते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि वो अधिकतम किसानों तक पहुंच जाए, लेकिन वो एक सीमित संख्या का होता है और एक साथ सब किसान देख भी नहीं पाते। दूसरी दिक्कत ये होती है कि किसी एक विषय पे वो सीमित रहता है, तो एक साथ कई चीजें एड्रेस उस पर नहीं कर पाते। और तब मन में यह विचार आया कि लैब टू लैंड जोड़ने के लिए एक व्यापक अभियान की जरूरत है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 11 सालों में कृषि क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है। अगर मोटे तौर पर हम खाद्यान्न का उत्पादन ही देखें तो 40% बढ़ा है। ये उनकी विजन का, नीतियों का, योजनाओं का, कार्यक्रमों का ही प्रभाव है। लेकिन फिर भी अनंत संभावनाएं काम करने की, और हमारे सामने लक्ष्य है भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पोषण युक्त अनाज, फल और सब्जियां पर्याप्त मात्रा में जनता के लिए उपलब्ध कराना है। किसानों की आजीविका ढंग से चले, खेती फायदे का धंधा बने, इसकी कोशिश करनी है। और इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उत्पादन देने वाली बनाए रखना है। और इसके साथ साथ भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। और इन्हीं सबको ध्यान में रख के हमने देखा काम बहुत हो रहा है, लेकिन अलग अलग संस्थाएं अलग अलग तरह के कामों में लगी है। आईसीआर और कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे वैज्ञानिक लगे। आईसीआर के अलग अलग संस्थान रिसर्च करते हैं, किसान खेतों में काम करते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलग काम करती है, केवी के अलग काम करते हैं, और कृषि विभाग राज्य शासन के, केंद्र शासन के, वो अपना काम कर रहे हैं। मन में यह विचार आया कि सब काम कर रहे हैं विकसित खेती और समृद्ध किसान के लिए, लेकिन अलग अलग काम कर रहे हैं, इनको अगर एक साथ जोड़ दिया जाए। और तभी विचार मन में आया, वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम, एक टीम बनाई जाए कि सब मिलकर एक दिशा में काम करें, जिनमें किसान भी शामिल। और इसी विचार को लेकर हमने बनाया विकसित कृषि संकल्प अभियान। मित्रों, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, लेकिन वैज्ञानिक हमारे ऋषि हैं, एक तरह से शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनसे सीधे किसानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। मैं वैज्ञानिकों को बधाई दूंगा, इस काम में लगे सारे अधिकारी मित्रों को भी बधाई दूंगा, राज्य सरकारों को धन्यवाद दूंगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केबीके, आईसीआर, उन्नतशील किसान मिलकर इस अभियान में जुटे और इसके अद्भुत परिणाम। एक तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, 2170 टीमें हमने बनाई थी, जिनमें साइंटिस्ट के अलावा बाकी लोग भी शामिल थे। इनमें वैज्ञानिक थे 8280, 8280
3,377 ये हमारे अधिकारी थे, उनके साथ प्रगतिशील किसान भी थे। इस अभियान के तहत 60,281 60,281 विलेजेज में हम पहुंचे। मतलब कार्यक्रम हुए 60,281, लेकिन इसमें केवल इतने गांव के किसान सम्मिलित नहीं हुए, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 गांव के आसपास के गांव के किसान भी आए। तो कुल मिला के हमारा संवाद हो गया 1,42,934 गांव, 1,42,934 विलेजेज, और इनमें लगभग 1,34,00,000 किसानों से सीधा संवाद वैज्ञानिकों का हुआ। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि इनके अतिरिक्त कई विशिष्ट लोग भी, जिनमें जनप्रतिनिधि शामिल थे, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मिलित हुए अलग अलग स्थानों पर, 16 केंद्रीय मंत्री सम्मिलित हुए, राज्यों के 73 मंत्रीगण राज्यों के सम्मिलित हुए, 52 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सम्मिलित हुए और 230 एमएलए सम्मिलित हुए। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, इस स्तर के अनेकों जनप्रतिनिधि आए, लगभग 1,000 से ज्यादा वो इससे सक्रिय रूप से जुड़े, कई जगह आए। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान के सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। साफ तौर पर वो आंकड़े बता रहे थे कि किस तरह से पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार किसानों की उन्नति के लिए काम कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1 नेशन 1 एग्रीकल्चर और 1 टीम को जब एक साथ किया जाएगा तो इस तरह का अभियान चलाया गया ताकि सभी लोग, क्योंकि किसानों के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग संगठन के तौर पर काम किया जा रहा है, लेकिन सभी जब एक साथ आएंगे तो किसानों की उन्नति और भी तेजी से होगी। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे दुनिया का फूड बास्केट भारत को बनाया जा सकता है। और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि तेल अवीव में स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इजराइल में राष्ट्रीय आपातकाल के कारण सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और इजरायली होम फ्रंट कमांड द्वारा सुरक्षा सलाह का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इजराइल से बाहर निकलने के इच्छुक सभी भारतीय नागरिकों को सीमा पार करने का विकल्प दिया गया है। ऐसे यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो परिचालन समय की पुष्टि करें, उचित वीजा लें। साथ ही जो भारतीय नागरिक इजराइल में रहना चाहते हैं उन्हें सलाह दी गई है कि दूतावास में अपना पंजीकरण भी करा लें। वर्तमान स्थिति के बारे में किसी भी सहायता के लिए दूतावास की हेल्पलाइन 24/7 चालू है। साथ ही टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी भी दी गई है। भारतीय नागरिक जॉर्डन के आंतरिक मंत्रालय के हशमाइट किंगडम के ई सेवा पोर्टल के माध्यम से जॉर्डन के लिए ई वीज़ा आवेदन कर सकते हैं और भारतीय नागरिक मिस्र के लिए भी ई वीज़ा आवेदन कर सकते हैं। इधर जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले अपने आवास में योगाभ्यास किया। इस योग सत्र के माध्यम से सीएम भजनलाल शर्मा ने लोगों को योगाभ्यास के लिए प्रेरित भी किया। और 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले दिल्ली में योग महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया। आयुष मंत्रालय के इस 3 दिवसीय आयोजन में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और योग दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना है। तो आइए आज जानते हैं मत्स्य इंद्रासन का अभ्यास कैसे किया जाता है और क्या है इसके स्वास्थ्य लाभ। आप इस योगासन को देखिए, सीखिए और जानिए और अपनी जीवन शैली में शामिल कीजिए। इसके साथ ही हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा।
आज हम एक ऐसा आसन सीखने वाले हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो रामबाण का काम करता है। इसी के साथ साथ अगर आपकी कमर में दर्द रहता है तो आपकी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। ये हमारे पैंक्रियाज को हेल्दी करता है और ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी एक बहुत ही अच्छा आसन है। इसको कई स्टेप्स में किया जाता है, 1/4, हाफ, पूर्ण। आसन का नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन यानी मत्स्येंद्र का आधा और फिर मत्स्येंद्रासन। हम इसका इजी वर्जन भी सीखेंगे, थोड़ा सा एडवांस वर्जन भी सीखेंगे। आपकी जितनी शरीर की क्षमता है आप ऐसा ऐसे कर सकते हैं। पैरों को इस तरह से सामने फैला देंगे और पहले हम इसका इजी वर्जन सीखते हैं। तो इजी वर्जन के लिए पैर सामने फैले रहेंगे और बायां पैर सामने रहेगा, दाएं पैर को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब आपका जो बायां हाथ है उसकी बगल में आपको दाएं घुटने को लेकर जाना है। ध्यान से समझिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है पर समझ आ गया तो बहुत बहुत लाभकारी है। तो इस तरह से पहले हाथ को, दाएं हाथ को पीछे टिकाएंगे, बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे और ऐसे बगल में आ गया हमारा दायां घुटना और फिर अपने दाएं टखने को पकड़ लिया, दाईं ओर ही ट्विस्ट किया। सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करना है, जब तक सांस छोड़कर रख सकते हैं यथा सामर्थ्य रुकेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। पैरों को सामने फैला देंगे। इस ही प्रक्रिया को हम दूसरी ओर दोहराते हैं। सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट किया, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुके और फिर हाथ को वापस ले आए। दोनों पैरों को सामने फैलाना, गर्दन के पीछे ढीला छोड़कर प्रत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। इसी का एक छोटा सा एडवांस वर्जन हो जाता है जिसमें हम फैले हुए पैर को भी फोल्ड कर लेते हैं, उसके ऊपर दूसरे पैर को टिका देते हैं और इसी ही प्रक्रिया में पीछे जब ट्विस्ट करेंगे तो इस हाथ को कमर पर रोल कर लेना। सांस भरते हुए वापस आ गए, दूसरी ओर दोहराना, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करना, एक्सेल्ड पोजीशन को होल्ड करना और फिर हाथ को वापस ले आना, सांस भरते हुए कमर को सीधा कर देना, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना, प्रयत्न शैथिल्य। कितनी बार इसको रिपीट कर सकते हैं, चाहे दोनों में से कोई सा भी वेरिएशन आप कर रहे हैं, आप 3 बार दोनों ओर इसको रिपीट कर सकते हैं। अति सर्वत्र वर्जित, बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई भी योगाभ्यास करते हुए भारत योग का एक सूत्र जो हमारे वंदनीय गुरुदेव ने दिया कि योग मजा है, सजा नहीं। तो अपने साथ जाती ना करें, अभ्यास करते समय सहजता और सुगमता के साथ अभ्यास करें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़ जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं, क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डिकोड करेंगे। शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। सियासत का दांव, खेत खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का हर किनारा, जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण। और जो टेररिस्ट हैं ये एक ही एंटिटी है। खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट, हर रात 8 बजे। जब देश पूछता है जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे
टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच टेलीफोनिक वार्ता। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, ना करता है और ना करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का G7 के वैश्विक मंच से संदेश, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए ना हो कोई जगह। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को दुनिया के सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के सफल दौरे के बाद क्रोएशिया की यात्रा पर। प्रधानमंत्री प्लेंकोविच के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। क्रोएशिया के राष्ट्रपति से भी होगी मुलाकात। आंध्र प्रदेश में मारेडपल्ली के जंगल में नक्सली मुठभेड़। नक्सली लीडर चलपति और अरुणा समेत सेंट्रल कमेटी के 3 कमांडर ढेर। ईरान इजराइल में संघर्ष तेज। इजराइल की सेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाने बनाने का किया दावा। वहीं ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बातचीत हुई है और इस बात की जानकारी आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति कनाडा में G7 समिट से जल्दी निकल गए थे, इसलिए दोनों नेताओं की मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के आग्रह पर उनकी पीएम मोदी से फोन पर बातचीत कराई गई। विदेश सचिव ने क्या कुछ और इस बातचीत के बारे में बताया, आइए एक नजर डालते हैं पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत पर, बातचीत के उन तमाम बिंदुओं पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बातचीत हुई है। ट्रंप के आग्रह पर फोन पर यह बातचीत हुई। बातचीत जो है वो लगभग 35 मिनट तक चली। पहलगाम हमले पर डोनाल्ड ट्रंप ने शोक संवेदना जताई। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपना दृढ़ संकल्प दुनिया को बताया। भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये बताया कि 9 मई की रात को अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने पीएम मोदी को फोन किया। वेंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। पीएम मोदी ने वेंस से कहा कि भारत पाकिस्तान को और भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात भारत ने पाकिस्तान को सशक्त जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने भारत से सैन्य कार्रवाई को रोकने का आग्रह किया। तो कभी भी किसी भी स्तर पर भारत और अमेरिका ट्रेड डील जैसी कोई बात नहीं हुई। अमेरिका द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता पर भी कोई बात नहीं हुई। तो पीएम मोदी और ट्रंप की जो बातचीत है उसके अंश हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों सेनाओं के बीच स्थापित मौजूदा चैनलों के तहत बात हुई। भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, ना करता है और ना ही करेगा। भारत के साथ आतंकवाद की लड़ाई में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ का वादा मिला है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसमें साथ देने का वादा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को कनाडा से लौटते हुए अमेरिका आने का भी न्योता दिया, लेकिन पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाने में अपनी असमर्थता जताई। दोनों नेताओं ने
तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब सुनते हैं कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री के वो सभी बयान जिसमें वो पीएम मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत की जानकारी दे रहे हैं। विदेश सचिव ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर संवेदना जताई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन भी जताया। अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद, व्यापार और विकास जैसे अहम वैश्विक मुद्दों पर दुनिया के प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत की। कनाडा के कैनास्कस में आयोजित G7 आउटरीच सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति को दोहराया और इस वैश्विक खतरे के खिलाफ एकजुट होकर निर्णायक कार्रवाई की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी के बीच भी मुलाकात हुई। तो G7 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त संदेश दिया, आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताया। साथ साथ कहा कि आतंकवाद लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले सभी देशों के खिलाफ है। पहलगाम पर हमला भारत की आत्मा, अस्मिता और गरिमा पर सीधा आघात है। पहलगाम पर हमला पूरी मानवता पर आघात था। G7 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भारत ने ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को वैश्विक मंच तक पहुंचाया है। अनिश्चितता और संघर्षों का असर ग्लोबल साउथ पर है। खाद्य, ईंधन, उर्वरक और आर्थिक संकट पर अनिश्चितता का असर पड़ता है। टेक्नोलॉजी का लाभ ग्लोबल साउथ तक पहुंचे, इसके लिए प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के संबंधों में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। इस बैठक में यह घोषणा की गई कि भारत और कनाडा एक दूसरे के देशों में नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति करेंगे। पीएम मोदी की यात्रा से भारत और कनाडा के संबंध में नई पहल हुई है। आइए इसे ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से यात्रा से एक नया द्वार खुला है। पीएम मोदी की कनाडा पीएम मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई और कनाडाई पीएम कार्नी के कार्यभार संभालने के बाद देखा जाए तो ये पहली मुलाकात है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और संप्रभुता के सम्मान पर आधारित संबंधों को मजबूत करने पर प्रतिबद्धता जताई गई। साथ साथ उच्चायुक्तों की वापसी के साथ संबंधों में स्थिरता किस प्रकार से लाई जाए, इस पर दोनों के बीच सहमति जताई गई। वरिष्ठ मंत्री स्तरीय और कार्य स्तरीय संवाद फिर से शुरू करने पर भी बल दिया गया। साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा हुई। LNG, खाद्य सुरक्षा, उच्च शिक्षा, आपूर्ति श्रृंखला और महत्वपूर्ण खनिज जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर भी बात हुई। प्रारंभिक प्रगति, व्यापार समझौते की वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमति बनी है।
और व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की राह इससे आसान होती भी दिखाई पड़ेगी। जलवायु परिवर्तन, समावेशी विकास और सतत विकास जैसे G7 मुद्दों पर सहयोग की भावना को एक बार फिर से दोहराया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के सफल दौरे के बाद 3 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में क्रोएशिया के लिए रवाना हुए। क्रोएशिया में पीएम मोदी अपने समकक्ष प्लेनकोविच के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम मोदी के क्रोएशिया दौरे पर जाग्रेब से डीडी न्यूज के संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की यह खास रिपोर्ट देखिए। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी के बाद पीएम मोदी की क्रोएशिया यात्रा हो रही है। जाग्रेब में होने वाली बैठकें केवल पारंपरिक द्विपक्षीय वार्ताओं तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि ये एक साफ संकेत भी होंगी कि यूरोप में भारत के विस्तारित दृष्टिकोण में क्रोएशिया की क्या भूमिका है। भारत और यूरोपीय संघ जब एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब क्रोएशिया जैसे साझेदारों के साथ सहयोग रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान क्रोएशियाई प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेनकोविच के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी की राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच के साथ मुलाकात भी होनी है। पीएम मोदी के दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापार, नवाचार, रक्षा, पोर्ट व शिपिंग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वर्कफोर्स मोबिलिटी जैसे कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। 78 लाख के करीब जो क्रोएशियन कम्युनिटी है, बड़ी अपने आप को गौरव वाली और क्लोजली निट कम्युनिटी है। वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस दौरे को लेकर बहुत उत्साहित है। क्रोएशिया यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य है, जो मौजूदा वक्त में बाकी यूरोपीय देशों के मुकाबले तेजी से विकास के रास्ते पर प्रगति कर रहा है। भारत के लिए क्रोएशिया के रिश्तों का रणनीतिक और सांस्कृतिक महत्व भी काफी है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को क्रोएशिया समर्थन करता है। पीएम मोदी की यात्रा जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद से मुकाबला और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे साझा वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को और भी मजबूत करेगी। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत और क्रोएशिया के बीच जनसंपर्क और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर भी जोर रहेगा। प्रधानमंत्री जी इधर क्रोएशिया इतना छोटा जगह को आने तो यही बहुत बड़ा बात है एक। और पहले प्राइम मिनिस्टर है हमारा क्रोएशिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद विजिट करने वाले, तो वो तो बहुत बड़ी रकम है एक। दूसरा जो बायलैटरल्स है इंडिया का और क्रोएशिया का बीच में, सो अभी हमारा मोदी साहब का विजिट का बाद में बहुत कुछ बदलेगा। जाग्रेब विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन का ऐतिहासिक केंद्र भी है। क्रोएशिया में भारतीय संस्कृति का बढ़ता प्रभाव इन गहरे सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। पीएम मोदी के दौरे से यहाँ रह रहे भारतवंशी भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम सभी प्लान करके बैठे हैं, मेरे दोस्त हैं, हमारे अपार्टमेंट्स में जितने भी लड़के मेरे साथ रहते हैं, वो 18 जून को जाएंगे और उन्हें सिर्फ हमें देखना है। हमें सिर्फ देखने का भी मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मोदी जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। पहली बार कोई बात इंडियन पर कोई आया है। हमारी इच्छा है कि हम प्रधानमंत्री जी को देखें और उनका स्वागत करें। पिछले 1 दशक में भारत की यूरोप में भागीदारी केवल पश्चिमी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित नहीं रही है, बल्कि अब ये एक व्यापक और रणनीतिक दृष्टिकोण में बदल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाग्रेब दौरे से दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी, साथ ही साथ सहयोग के क्षेत्रों के विस्तार होने की उम्मीद है। कैमरामैन अजीत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, जाग्रेब। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम